हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं कहीं चला गया था, जिस वजह से ये वीडियो थोड़ी देर हो गई है इस आने में। बाकी पीडीएफ तो मैं डाल चुका हूँ, लेकिन इसकी वीडियो अभी पीडीएफ डाली मैंने थोड़ी देर पहले। दोस्तों, इसकी वीडियो अब डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं चला गया था, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाई दोस्तों। और हो सकता है दोस्तों आज वीडियो में थोड़ी आपको आवाज़ आज आपको वीडियो में थोड़ी आवाज़ बाहर वाली थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आए, तो उसे थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो बाकी दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखता है तो वह देखेगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है दोस्तों। तो वो देखेगा दोस्तों, पृथ्वी वामावर्त घूमती है। दोस्तों, हमने सभी ने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन तो, कि सिर्फ दो ही ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो दक्षिणावर्त यानी पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सब वामावर्त यानी कि पश्चिम से पूर्व के लिए घूमते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ये कैसे घूमेगी, वामावर्त, ठीक है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है दोस्तों 23.5 डिग्री, और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। पृथ्वी का आकार है भू आकृतिक या चपटी गोलाकार, और ध्रुवों पर थोड़ा चपटा और बीच में उभरा हुआ है। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका है अभिकेंद्री बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, हम इसे रिवीजन की तरह लेकर चलते हैं, जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी एक बार पीडीएफ तक पढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि हमारा बहुत क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि चंबल नदी अपनी खराब जल स्थलीय कीर्ति के लिए जानी जाती है, जिसे चंबल खड्डा कहा जाता है। तो ये पॉइंट सही है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, चंबल यमुना में मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अपरदित भूभाग से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, ये भी कथन सही है, यानी दोनों कथन सही है, ठीक है। इसके बारे में और है कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू पठारी जनाबाब पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती है दोस्तों। यह अपनी बंजर स्थल कीर्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही बने कुछ दोस्तों बांध हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर बांध दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। ये जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध ये भी राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा खांसी और जयंती पहाड़ियों में होती है। ये पहाड़ियाँ आपको किस राज्य में मिलेंगी, तो ये दोस्तों मेघालय में गारो, खासी, जयंती 3 पहाड़ियाँ, ये तीनों ही दोस्तों कहाँ मिलती हैं, हमें मेघालय के अंदर पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सही मिलाने का है कि दोस्तों भूमि उपयोग श्रेणी और विवरण मिश्रित, यानी कि ये भूमि जैसे विविध वृक्ष, फसलें और उपवन, ये किस कहाँ पे होती है दोस्तों, तो ये बगीचों फलों के पेड़ों के नीचे निजी स्वामित्व वाली भूमि होती है। कृषि योग्य बंजर भूमि कौन सी है, वो होती है दोस्तों ये जो 5 वर्षों से अधिक समय से बिना खेती की, मतलब कि उस पर खेती की जा सकती है, लेकिन 5 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया और वहाँ पर खेती नहीं की गई, उस जमीन को कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रवृत्ति का मतलब है कि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए छोड़ी गई भूमि, ठीक है। और ये लास्ट वाला मिले दोस्तों चौथा नंबर पहले से, यानी वर्तमान प्रवृत्ति के अलावा जो अन्य प्रवृत्ति हैं उनको कहते हैं 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए प्रवृत्ति छोड़ी गई भूमि, उससे वर्तमान प्रवृत्ति के अलावा वन्य प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी है कि निर्यात उन्मूलन, नकदी फसलों की ओर रुझान और कम सार्वजनिक निवेश। तो दोस्तों 1991 से पहले कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी उसके बारे में है कि उच्च विनियमन। कृषि क्षेत्र अत्यधिक नियमों से बंधा हुआ है, जो घरेलू और बाहरी बाजारों दोनों में उच्च स्तर के नियंत्रण के कारण था। दूसरा है कम उत्पादकता। पारंपरिक और पुरानी कृषि तकनीकों के उपयोग से
उत्पादकता कम थी, उचित सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण या मानसून पर अधिक निर्भर थी, जिससे बार बार फसल खराब होने और खाद्य संकट की समस्याएं होती थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है संरचनात्मक समस्याएं क्या क्या थी। तो भूमि विखंडन और निर्वाह खेती जैसी संरचनाएं समस्या मौजूद थी। स्वतंत्रता से पहले शोषणकारी भूमि स्वामित्व प्रणालियों से एक बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी और बुनियादी ढांचे का अभाव। आधुनिक तकनीकों और आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, परिवहन का अभाव था। सरकारी पहल दोस्तों क्या थी। इस दौरान सरकार ने भूमि सुधारों, संस्थागत समर्थन, तकनीकी आदानों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रयास किया। हरित क्रांति दोस्तों 1965 से 80 तक अनुसंधान और विकास में उच्च निवेश की विशेषता थी। 1950 और 90 के बीच कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति में मशीनीकरण में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। क्वेश्चन नंबर 7, सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे ही प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सीमांत उपयोगिता के बारे में डिटेल में दोस्तों कि सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त लाभ संतुष्टि की मात्रा है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। यह अवधारणा बताती है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग बढ़ता है, उससे मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोग धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। कुल उपयोगिता किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि की मात्रा है। यह उन सभी अलग अलग संतुष्टियों का योग है जो प्रत्येक इकाई से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, हरित क्रांति से सबसे पहले किस राज्य को लाभ हुआ? तो वो दोस्तों पंजाब राज्य था। हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरू हुई 1940 से 60 के बीच। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माना जाता है। 1970 में शांति का नोबेल मिला दोस्तों। हरित क्रांति से पहले PL 480 योजना के तहत भारत में मैक्सिको और अमेरिका से गेहूं की उपज वाली किस्मों का बीज आयात होता था। भारत में MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। उपज वाला बीज का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों में किया गया। नाम दिया दोस्तों विलियम गॉर्डन। हरित क्रांति नाम किसने दिया? विलियम गॉर्डन ने। भारत में हरित क्रांति 2 चरण है, पहला 1960 से 70, दूसरा 70 से 80 के मध्य दोस्तों। सफेद क्रांति जिससे संबंधित दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके जनक वर्गीज कुरियन है, उनकी आत्मकथा है द मैन हु मेड एलिफेंट। नेक्स्ट पीली क्रांति इसके तिलहन से संबंधित है, इससे जनक सैम पित्रोदा है। नीली क्रांति मछली से है और इसके जनक है हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति के हैं फल और शहद उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, सिल्वीकल्चर वन अनुसंधान, एविकल्चर मछली पालन और सेरिकल्चर रेशम पालन। नेक्स्ट और 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण शब्द का क्या अर्थ है? तो निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि। पूंजी निर्माण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी और मानव पूंजी स्टॉक में वृद्धि की जाती है। भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई संपत्तियों में निवेश करने के बारे में है। यह देश से सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करने और उसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान करने के लिए मदद करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता दोस्तों, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है।
भारत की विशेषताएं, संघीय विशेषताएं कौन से? लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनात्मक और दोहरी सरकार है दोस्तों। एकात्मक विशेषताएं कौन से? एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अर्धसंघीय, इसका मतलब अर्धसंघीय का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शासन प्रणाली में संघीय और एकात्मक दोनों सरकारी गुण होते हैं, और ये केसी बिहार ने दिया था। सहकारी संघवाद, इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम करती हैं, यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था। एक मजबूत केंद्रीकरण प्रकृति वाला संघ आइवर जेनिट्स ने दिया था, और सौदेबाजी संघवाद दिया था मॉरिस जॉनसन ने। स्वतंत्र पालिका और न्याय समीक्षा अमेरिका से लिया गया है। लिखित संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक विधायक प्रक्रिया और एकल नागरिकता और रिट, जो ब्रिटेन से लिए गए दोस्तों। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका यानी कि कानून का निर्माण करने वाली, कार्यपालिका कानून लागू कराने वाली, और एक होती है न्यायपालिका कानून की समीक्षा करने वाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जी कथनों को पढ़े, सही कथन बताइए। तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान विधायक विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, केंद्र, राज्य और संवर्ती, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा कि वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण के विषय को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये भी सही है। और तीसरे वाला दोस्तों गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि थोड़ा बड़ा चले तो संघ सूची के विषय में कभी राज्य कानून नहीं बना सकता, लेकिन राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। 5 शर्तें जिनमें केंद्र राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू कराने के लिए, अनुच्छेद 249 का प्रयोग करके राज्य केंद्र को यह शक्ति प्रदान कर देगा। अनुच्छेद 5, 2 या 2 से अधिक राज्यों की याचिका पर उनके लिए कानून बना सकता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ है कि केंद्र की सूची में कौन कौन से विषय हैं? रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे और संचार। राज्य सूची के विषय हैं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती और किसानी। वहीं संवर्ती सूची में विषय हैं न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन और वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस निकाय को संघ और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद। बस एक शर्त है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या है उसे पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद एक या इससे अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। इन सेवाओं के लिए भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। अनुच्छेद पहले से मौजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS में कवर करता है। भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ये 3 अखिल भारतीय सेवा पहले से मौजूद है भारत में दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉलम A को कॉलम B से मिलान कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य क्या मतलब है दोस्तों? तो ये नागरिकों की निजी जिम्मेदारी की मान्यता है। ठीक है, और समान मतदान अधिकार दोस्तों ये है व्यक्तिगत विवेक से, यानी कि अपने विवेक से जो वोटिंग की जाती थी। तो स्थानीय स्वशासन का प्रावधान जमीनी लोकतंत्र पर। ठीक है, और डी का है दोस्तों ऑप्शन 4। ठीक है, तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु किससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया। यह
28 मार्च 1989 को लागू हुआ। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों 100वें संशोधन से लिए गए हैं। मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, केवल भारतीयों पर लागू है, विदेशियों पर नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। सरदार स्वतंत्र सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए। संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 हैं और 11वां 86वें संविधान संशोधन 2012 से जोड़ा गया। दोस्तों ये वो 11 6 मौलिक कर्तव्य सारे आपको एक बार पढ़ लेना इन्हें, ठीक है, PDF से बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं? तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और संयुक्त अधिवेशन, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं दोस्तों। 7 में समवर्ती सूची देश से ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये हो ही गया। और गति और संयुक्त अधिवेशन, ये तीनों चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ठीक है। साधारण विधेयक क्या है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है। जब गतिरोध पैदा होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिससे विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करते हैं। लेकिन गतिरोध कब पैदा होता है? जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या दोनों सदनों ने विधेयक के किए जाने वाले संशोधन अंतिम रूप से असहमति जताई हो, या विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक प्राप्त करने की तिथि से 6 महीने के समय अधिक बीत चुका हो। तो गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लोकसभा की अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन की अनुमति नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कि किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित किया था? तो वो थे दोस्तों वीर शिवाजी। इन्होंने 1665 में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान नेतृत्व के लिए आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को नियुक्त किया, जिसके फलस्वरूप पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी ने अपने कुल 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को देने पर सहमति जताई। 1665 में शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वे उसी वर्ष भागने में सफल रहे। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ किले में आयोजित अपने राज्याभिषेक समारोह में स्वयं को छत्रपति घोषित किया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, जिस मौर्य शासक ने अपने साम्राज्य में जासूसी प्रणाली की स्थापना की थी? तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक उपाधि एक राट की ली थी दोस्तों। धनानंद इसके शासनकाल में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। तो हाइडेस्पेस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, जिसमें पोरस की पराजित हुआ, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों हम थोड़ा जल्दी लेके चलने, कभी कोई भाई सोचे कि इतनी जल्दी क्यों? तो ठीक है, थोड़ा जल्दी क्योंकि हम इसे क्विक रिवीजन की तरह ले रहे हैं दोस्तों। इससे ये नहीं है कि हमें याद करना है, तो याद तो आप PDF से ही करेंगे, ठीक है। बाकी एक बार क्विक रिवीजन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक को धनानंद को हटाकर सिंहासन पर आसीन हुए। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जासूसी प्रणाली का वर्णन किया है। तो दोस्तों मैं रिवीजन करता हूँ, मैं भी अपनी ही वीडियो से कर लेता हूँ, ताकि इससे जल्दी रिवीजन हो जाता है दोस्तों। क्योंकि खुद से करने बैठते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब इससे करता हूँ तो मैं जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो मैं यहीं से कर लेता हूँ रिवाइज। उससे क्या है कि बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाता है, क्योंकि वीडियो 2 गुना स्पीड पर लगाओ और फटाफट देखो। मौर्य वंश के समय के जो अधिकारी थे दोस्तों, तो कृषि अध्यक्ष और सीता अध्यक्ष रहते थे। समाहर्ता राजस्व का जो प्रमुख होता था उसे समाहर्ता। संनिधाता जो मुख्य कोष था दोस्तों, उसका अध्यक्ष होता था। धम्म महत्ता असुर द्वारा बनाया गया पद जो सुनिश्चित करता था कि लोग बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये इस चीज को देखता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जी स्थापत्य सही से ढंग से क्या उठाता है? यानी कुतुब मीनार जो है दोस्तों इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। खजुराहो के जो चंदेल शास्त्र निर्मित है। कंदवे महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है। इंडिया गेट दोस्तों रोमन वास्तुकला पर आधारित है। कुतुब मीनार की ऊंचाई
72.5 मीटर और 5 मंजिल ऊंचा है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दोस्तों ये कथन सत्य गलत है, ये वाला सत्य है जी। मतलब हड़प्पा के में गोलाकार ईंटों के जो चबूतरे थे उसमें गेहूं और जौ के बीज पाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी ए ऑप्शन गलत है, ये बी सही है। चबूतरे में गेहूं और जौ के बीज पाए गए हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो महान अन्नागार मिला है यहाँ से दोस्तों, एक स्नागार मिला है जिसकी खोज राठलदास बनर्जी ने 1922 में की थी और सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा एक पंक्ति में 6 अन्नागार है, इस खोज दयाराम साहनी ने 19 में की थी, रावी नदी के तट पर है दोस्तों। नाली प्रणाली ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें गलियां जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। धौलापीरा 3 भागों में विभाजित था, जबकि चंद्रहोड़ों में गढ़ नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पे समझ लेते हैं गढ़ क्या होता था दोस्तों। गढ़ ये छोटा लेकिन ऊंचा नगर था, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर ऊंचा नगर था। यह दीवार से घिरा हुआ था, विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। निचला नगर क्या था, ये बड़ा लेकिन निचला नगर था, यह भी दीवार से घिरा हुआ था, आवासीय भवनों के उद्देश्य के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पादप हार्मोन और उससे प्रभावित प्राथमिक शारीरिक कार्य भी सही उद्गमन की पहचान की। एथिलीन जो है दोस्तों वो फलों को पकाने का काम करता है। ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप पढ़ लेना एक बार हल्के हल्के से। ठीक है। PDF में आप यहाँ से पढ़ लेने। बाकी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जी चावल के खेतों और दलदले क्षेत्रों की जलमग्न मिट्टी में पाई जाने वाली विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति कौन सी है जो मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस के महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव उत्पादन को सीधे सक्षम बनाती है। वो है अवायवीय यानी ऑक्सीजन रहित स्थिति। तो ग्रीन हाउस क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस जैसे वे गैसें जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाली गर्मी को सोख लेती हैं और वापस पृथ्वी को भेज देती हैं, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरीन जैसी हेलोजन जैसी शामिल है। ये गैसें प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इन मात्रा बढ़ रही है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों का प्रतिशत उनके योगदान पर निर्भर करता है। जलवाष्प सबसे अधिक 36 से 72%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 5%, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड के स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है। तो वो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार भाटा के दोस्तों आप पढ़ लेंगे, ये पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के तान ज्वार भाटाएं आती हैं दोस्तों, इनके गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से आप यहाँ से इसे पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख रूप है। तो वो है ध्रुपद। कथक दोस्तों, कथक का अर्थ है कथा और यह उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सभी शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरतमुनि की नाट्य शास्त्र में है। तानसेन, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे, ग्वालियर और रीवा घराने से संबंधित है। ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में, उसके बाद अकबर के दरबार में चले गए थे तानसेन। अकबर द्वारा 9 रत्नों में शामिल किया गया था और इन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में कौन सी जलधारा गर्म नहीं है, यानी लैब्राडोर ठंडी जलधारा है दोस्तों। तो ठंडी जलधाराओं के बारे में है एक ट्वीट है कि BP गोल्फ ऑस्ट्रेलिया, कफ कैलिफोर्निया, यानी बीसु वेनेजुएला, पीसु पेरू हम्बोल्ट, जीसु ग्रीनलैंड, ओसु ओयासियो, एलिसु लैब्राडोर, एफसु फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया सु पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, कपसु कनारी, कैलिफोर्निया सु कैलिफोर्निया धारा। ठीक है दोस्तों। गर्म और जल्दी जलधाराएं मिलकर पिलावर के संचय के सर्वश्रेष्ठ मछली पकड़ने वाले स्थान बनाती हैं। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से कोहरा बनता है, पानी के जहाजों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण खतरनाक होता है। ये दोस्तों जलधारा के चित्र दिए गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ठंडी जलधाराएं ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय
उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तट क्षेत्रों में तटीय रेगिस्तानों के निर्माण में योगदान देती हैं। इसका निर्माण यह कि ठंडा पानी के ऊपर की वायु को ठंडा कर देती है, जिससे वह नमी धारण करने में सक्षम नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य हाथों के इशारों और चेहरे के भावों के माध्यम से कहानी का उपयोग करता है? तो वो है भरतनाट्यम। बिहू दोस्तों असम का नृत्य है। कोली महाराष्ट्र का है। मछली पालक समुदाय के द्वारा किए जाते गरबा गुजरात का है। बिहू 3 प्रकार का है। बोहाग बिहू मार्च महीने मार्च अप्रैल में दोस्तों, और ये असम का नववर्ष भी है। काटी बिहू कार्तिक महीने में, माघ बिहू जनवरी महीने में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपके इससे कोई रिविजन हुआ होगा। बाकी जिन भाइयों को PDF चाहिए तो वो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। बाकी ये वीडियो थोड़ी लेट लोड हो रही थी दोस्तों, और साथ ही दोस्तों जैसे ही मेरे पास PDF आती है मैं आपको दे देता हूँ, उसमें आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि बहुत से भाई कमेंट कर देते हैं भाई PDF दो कि 5वें लेक्चर की PDF भाई 5वें जो भी मिली ही नहीं है। जब 5वें लेक्चर की हमारे सर PDF डाल देंगे हिंदी वाली दोस्तों, हिंदी वाली PDF डालने में उन्हें टाइम लगता है, क्योंकि हो सकता है वो कन्वर्ट करते हैं जैसे भी बनाते हैं तो उन्हें टाइम लगता है, और इस वजह से PDF मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप वेट किया करें, मैं जैसे ही वो डालते हैं मैं आपके पास डाल देता हूँ, ठीक है। तो बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। जिनको वीडियो चाहिए दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी आप कर सकते हैं अपने दोस्तों किसी के पास तो कर दिया करें, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए